नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अपने ही परिवार के 7 लोगों के मर्डर की दोषी शबनम की फांसी क्या टल सकती है? फांसी को टालने के लिए शबनम और उसके वकीलों ने फिर से कोशिश की है। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम का अपराध ऐसा है कि अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद शबनम ने राष्ट्रपति के समक्ष दया की अपील की थी, जिसे भी नामंजूर किया जा चुका है। अब एक बार फिर यूपी के अमरोहा में अपने परिवार की जघन्य हत्या करने वाली शबनम ने दया की गुहार लगाई है। शबनम के अधिवक्ता के माध्यम से जेल प्रशासन को फांसी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। अमरोहा जिले के बाबनखेड़ी गांव में 14 से 15 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। शबनम जुलाई 2019 से रामपुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है। रामपुर जेल प्रशासन को अब शबनम के डेथ वारंट का इंतजार है। मैं अपनी मां को बचाने के लिए राष्ट्रपति अंकल के पास मार्च में जाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वो उन्हें माफ कर दे। मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं। ये शब्द है शबनम के बेटे के। वही हत्यारन शबनम जिसे फांसी होने वाली है। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की बात चल रही है। इसी बीच शबनम का बेटा अपनी मां से आखिरी बार मिलने आया था। जब से वो अपनी मां से मिला है, तब से उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। वो लगातार रो रहा है। शबनम के बेटे ने ये भी बताया कि जब भी वो अपनी मां से मिलने जाता है, उसकी मां उसे प्यार से गले लगाती है और गोदी में बिठाती है। वो उसे पैसे भी देती है। शबनम का बेटा एक ही बात बोल रहा है कि मेरी मां की फांसी माफ कर दो। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की शबनम का अपराध ऐसा है कि अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। अमरोहा में शबनम ने साल 2008 में अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। उसकी शादी नहीं हुई थी और वो गर्भवती थी। युवती इस समय रामपुर जेल में है। जेल के सुप्रीडेंट ने लड़की का डेथ वारंट जारी करने को अदालत को लिखा है। जेल में रहने के दौरान ही शबनम को जेल में बेटा हुआ था। इस बेटी की परवरिश बुलंदशहर का एक दंपति कर रहा है। शबनम के सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद शबनम ने राष्ट्रपति के समक्ष दया की अपील की थी, जिसे भी नामंजूर किया जा चुका है। जिसके बाद शबनम ने यूपी गवर्नर आनंदी पटेल से फांसी माफ करने की गुहार लगाई है। आजमगढ़ जिले के मेहरनगर थाना क्षेत्र में बसपा नेता कलामुद्दीन की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये हत्या की साजिश दुबई में बैठकर रची गई थी। आपको बता दें कि 15 फरवरी की शाम को कलामुद्दीन स्कॉर्पियो गाड़ी से घर जा रहा था। उसी दौरान कुछ बदमाशों द्वारा रास्ते में गाड़ी रुकवाकर गाली गलौज की गई और गाड़ी से उतारकर गोली मार दी। मेरा तो मैं वर्तमान प्रधान था। मेरा कोई हत्या से कोई लेन देन नहीं था। मेरी सिर्फ चुनावी रंजिश को लेकर के 20 साल प्रधान थे। मैं पहली बार प्रधान हुआ हूँ और 12 वोट से जीता। उसमें जो है आगे सामने चुनाव हो, उसके लिए मुझे फंसाया गया। पूरा क्षेत्र पूरा गांव जान रहा है इसके लिए। और जान का लेन देन एक बाबू करके मसरूर करके इनके परिवार से इनका 2 मर्डर इधर 2 मर्डर उधर, ये लोग आपस में किए। मुझे सिर्फ प्रधानी के चुनाव के लिए आपका कोई उससे दुश्मनी नहीं उसमें मेरा कुछ नहीं था, कोई नहीं, सिर्फ प्रधानी। ना मेरे परिवार का कोई नुकसान हुआ, ना उनके परिवार का मुझसे हुआ। तो आपका कोई मतलब इससे मेरा इससे कोई सिर्फ प्रधानी को लेकर मुझे फंसाया गया कि सामने चुनाव है, मैं फंस गया। अच्छा, जो 6 लोग इसमें आरोपित हुए हैं, तो क्या केवल अकेले आप हैं उसकी, कि आपके परिवार के लोग भी उसमें हैं? नामजद परिवार अकेले नामजद है। अच्छा, जैसे वो लोग मुझे नामजद किया। अकेले चलो बेटा, सामने चुनाव की वजह से, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हत्या के मामले में मृतक कलामुद्दीन के पुत्र फुरकान अहमद ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने हत्या में शामिल गांव के ही रिजवान अहमद और मोहम्मद कासिम को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। एसपी ने मामला का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या मसरूम और अली शेर ने दुबई में बैठकर रची थी। प्लानिंग के तहत 2 अज्ञात शूटरों के अलावा एक स्थानीय शूटर को सुपारी दी गई थी।
कलामुद्दीन एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और गांव में उसका आतंक था। उसके भय के चलते अली, शेर और मसरूम, जो 2 सगे भाई हैं, वह भागकर दुबई चले गए थे। गांव में जो भी विरोध करता था उसका ये काम तमाम कर देते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में 1989 में जलालुद्दीन की हत्या कलामुद्दीन के आदमियों द्वारा की गई थी। इसी के बदले में 2012 में खुर्शीद की हत्या कर दी गई, जो कलामुद्दीन का सहयोगी था। उसके बाद कलामुद्दीन ने 14 सितंबर 2020 को कामरान की हत्या कर दी। देखिए, 15 फरवरी को कलीमुद्दीन जब अपने घर जा रहे थे तो इनकी हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में 6 लोग नामजद हुए थे, जिसमें कुछ लोग दुबई में हत्या के समय थे, वो 120 में थे, और बाकी लोग गांव के लोग थे। इसमें आज उस हत्या का पूरा खुलासा हुआ है, उसके कारणों का भी खुलासा हुआ है। इसमें 2 लोग, एक रिजवान और एक कासिफ, ये 2 लोग पकड़े गए हैं और इनके पास से हत्या में प्रयुक्त 32 बोर का रिवॉल्वर भी, पिस्टल भी बरामद हुआ है। खोखे भी इनके पास से बरामद हुए हैं और कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। घटना के बारे में जब इनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो मृतक था कलामुद्दीन, ये आपराधिक प्रवृत्ति का था और दुबई में दुबई से जो अवैध कारोबार किया करते थे गांव के लोग, उनकी रंजिश के आधार पर पहले भी इस गांव में मर्डर हुए हैं। इसने कलीमुद्दीन ने पहले 1989 में एक मर्डर किया था अपने साथियों के साथ और फिर दूसरा मर्डर 2020 में दूसरा मर्डर इसने किया, वो भी विपक्षियों का किया था। उसी रंजिश में इसका मर्डर किया गया और इसमें जो दुबई से बैठ के जो कारोबार किया करते थे उसकी प्रतिद्वंदता के आधार पर ये मर्डर, पहले भी मर्डर हुए थे और अब भी मर्डर किया गया है। कुछ लोगों द्वारा प्रचारित किया गया था कि ये जो पार्टीबाजी की रंजिश के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसी कोई बात इसमें नहीं पाई गई है और ये प्योरली मर्डर जो है वो गांव की रंजिश का है, जो इनकी प्रतिद्वंदता, जो इनकी जो कारोबार है उसकी प्रतिद्वंदता के आधार के ऊपर ये मर्डर किया गया है। तो जैसा कि बताया जाता है कि हुंडी का कारोबार था, उसको लेकर के हत्या किया गया है क्या? देखिए, उस पे सब जांच चल रही है, उस विषय में अभी जांच चल रही है और क्या इनका कारोबार था, क्या लोग कहते हैं कि कुछ अवैध कारोबार था, कुछ हवाला का कारोबार था, लेकिन उस विषय में अभी जांच चल रही है, उस विषय में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो बात सामने आई है, जो आपस में बात है, वो यही है कि इनके उस कारोबार के कारण ही ये मर्डर हुआ। ये इनकी CDR से भी एस्टेब्लिश हुआ है कि जो प्लानिंग हुई वो एक दिन पहले हुई और 15 तारीख को ये मर्डर हुआ। सर, कितने लोग हैं वो, उनकी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी और कब तक? देखिए, जो बाहर लोग बैठे हुए लोग हैं उनका एक प्रोसीजर है और वो जो हमारा विदेश मंत्रालय उसके थ्रू वो यहाँ से गिरफ्तारी वारंट लेके जाएगा और वो उसके आधार पर फिर इनका प्रत्यर्पण होगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लापता 4 साल के बच्चे को पुलिस ने कानपुर से बरामद कर लिया। इस बीच एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि सौरग थाना क्षेत्र के अम्बेडकर नगर महादेव मोहल्ला निवासी सोनू की बैंड बाजे की दुकान है। दोपहर सोनू घर खाना खाने गया था। जैसे ही वह खाना खाकर वापस लौटा तभी उसका 4 साल का बेटा आयुष पीछे पीछे चल पड़ा। बेटे को घर में न पाकर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। कुछ देर बाद पता चला कि आयुष राजापुर गांव निवासी सुरेंद्र को मिला था। पूछताछ में सुरेंद्र ने बताया कि उसे बच्चा मिला था, लेकिन बच्चे को उसने एक महिला पुलिसकर्मी को सौंप दिया था, जिसके बाद परिजन और सुरेंद्र सिंह कोतवाली पहुंच गए। परिजन महिला सिपाही को थाने में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह थाने नहीं पहुंची। परिजनों ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। थाने में तैनात सभी महिला पुलिसकर्मियों को बुलाकर सुरेंद्र से पहचान कराई गई, लेकिन उसमें बच्चा ले जाने वाली महिला नहीं थी। लेकिन जब सुरेंद्र ने महिला सिपाही को बच्चा सौंपा था तो पास की दुकान में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई थी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन शुरू की। इसी बीच कानपुर में बच्चे की बरामदगी की सूचना मिली है। हालांकि किन परिस्थितियों में बच्चा बरामद हुआ है, इस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जनपद कन्नौज थाना सौरिक क्षेत्र में एक 4 वर्षीय
बालक के अपहरण होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया एवं साक्ष्यों में सुरागों के आधार पर उस बच्चे को रिकवर कर लिया है। बच्चा सुरक्षित है। इस संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके पीछे के जो कारण हैं उनको जल्द ही स्पष्ट कर आपके समक्ष रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क और 2 पड़ोसी देशों से कोविड के बाद की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मॉरिशस और सेशेल्स के साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान सहित 10 देशों के लिए भारत की ओर से आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्य सचिवों के लिए आयोजित बैठक में शामिल देशों को 5 सूत्रीय सुझाव भी दिए। Allow me to make some suggestions for your discussions today. Can we consider creating a special visa scheme for our doctors and nurses so that they can travel quickly within our region during health emergencies on the request of the receiving country? Can our civil aviation ministries coordinate a regional air ambulance agreement for medical contingencies? Can we create a regional platform for collating, compiling and studying data about the effectiveness of COVID-19 vaccines among our population? Can we similarly create a regional network for promoting technology-driven epidemiology for preventing future pandemics? And beyond COVID-19, can we also share our successful public health policies and schemes? From India, our Ayushman Bharat and Jan Arogya schemes may be useful case studies for our friends in the region. सिद्धार्थनगर जिले के सौरतगढ़ थाना क्षेत्र में किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मृतक की शिनाख्त करवाई तो पता चला कि मृतक का नाम रोहित कनौजिया है और वह पास के ही गांव सिसवा बुजुर्ग का रहने वाला है। मृतक 13 फरवरी की शाम को घर से लापता हो गया था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने पूरे गांव में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। इसके बाद सौरतगढ़ थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी गई। सुबह उसका शव मिला तो ये सूचना परिवारजनों को दी गई। परिजनों ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मेहनत मजदूरी करके जीविका चला रहा था। वहीं इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक मायाराम वर्मा ने बताया कि सुबह किशोर के शव मिलने की सूचना पर वह घटनास्थल पर पहुंचे थे। मृतक की शिनाख्त कराई गई, जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वह 13 फरवरी को लापता हो गया था। 14 फरवरी को उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को समझो जब ख़त्म हुई है, इसी दिन ही हम लोग सोचे कि रात में आएगा। रात में नहीं, सुबह हम लोग इतवार को दिन हम लोग ढूंढने लगे। वहाँ लाश आज मिली है बुधवार को। लाश में कहीं चोट वोट निशान है कुछ है या नहीं? इसे गलमच्छा बनी है, ऐसे मारे हैं, जीभ निकल गई बाहर। मतलब क्या लगता है हत्या की गई होगी या अब पैरा के नीचे दबाई गई थी सर। मतलब किसी से आपकी दुश्मनी है? ना दुश्मनी किसी से नहीं है साहब। ये मेहनत मजदूरी हम लोग कर रहे थे। कितने उम्र थी लड़के की? 14। क्या लग रहा हत्या है कि आत्महत्या? अब हम हत्या है ही है साहब, और कुछ नहीं है उसमें। किसको हम दुश्मन बनाएंगे? देखिए, रोहित सना प्रमोद कन्नौजिया, उम्र लगभग 15 वर्ष, निवासी सिसवा बुजुर्ग थाना सौरतगढ़ अंतर्गत। इसकी गुमशुदगी की मुकदमा जो है 29/21 363 IPC 14 तारीख को थाना सौरतगढ़ में लिखा गया था, जिसके आज 100 की सूचना मिलने पर मौके पर पूरा फोर्स रवाना हुआ। हम लोग भी आए, देखे और 100 का पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी के लिए रवाना किया गया है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर की। गाजीपुर के सलारपुर गांव में देर शाम पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर ससुराली जन मौके से फरार हो गए।
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मृतका के पिता ने अपने दामाद, सास, ससुर और देवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि बदौली गांव निवासी तेतरी देवी की 2012 में सलारपुर गांव निवासी भरत गौड़ से शादी हुई थी। देर शाम किसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हो गई। बात इतनी बड़ी कि गुस्से में आए पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। झोपड़ी में सब छोड़कर पति भरत सहित ससुराली जन मौके से फरार हो गए। इसी बीच गांव की एक महिला किसी काम से उसी झोपड़ी की तरफ गई, लेकिन जमीन पर विवाहिता को पड़ा देखकर शोर मचाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी मायके वालों को दी। मायके वालों की सूचना पर पुलिस पहुंची और सबको थाने ले गई। कुछ देर बाद एसपी डॉक्टर ओपी सिंह पहुंचे। एसपी ने बताया कि पति ने ततेरी की गला दबाकर हत्या की है। मृतका के पिता की ओर से मिली तहरीर पर पति सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जनपद गाजीपुर के थाना भावरकोल अंतर्गत सलारपुर गांव में ये आज एक पति ने अपने पति की, भरत नाम है, गौड़ है, गला दबा करके हत्या कर दी गई। इसमें लड़की के माँ बाप ने, परिजनों ने तहरीर दी है और हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शादी के 12 वर्ष हो गए थे और अक्सर पत्नी के साथ मारपीट की शिकायत परिजनों ने की है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गुरुवार को कोलकाता में जोर शोर से परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत की। गृह मंत्री ने भारी जनसैलाब के बीच रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया और नारायणपुर गांव में एक शरणार्थी के घर भोजन भी किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मसले पर ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में ये परिवर्तन यात्रा सत्ता की नहीं बल्कि जनता की स्थिति को बदलने की परिवर्तन यात्रा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल में गर्मी भरने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। गुरुवार को राज्य के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने दिन भर तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। परिवर्तन यात्रा और रोड शो के जरिए जहां उन्होंने पार्टी की बढ़ती ताकत दिखाई, तो वहीं कपिल मुनि आश्रम, अरविंदो आश्रम और शरणार्थी परिवार के घर लंच करके धार्मिक सांस्कृतिक संदेश भी दिया। चुनाव से पहले हर विधानसभा सीट तक पहुंचने के लिए बीजेपी राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। अमित शाह ने गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना के इंदिरा मैदान से परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर अमित शाह ने ममता सरकार पर फिर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे पैसे भेजे, लेकिन ये पैसे दीदी के सिंडिकेट की भेंट चढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आएगी तो सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 तारीख को राज्य में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान गृह मंत्री ने कूच बिहार से राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ किया था। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम के बाद अमित शाह ने नारायणपुर में एक शरणार्थी परिवार के घर लंच किया। शरणार्थी परिवार के घर लंच करने का कार्यक्रम इसलिए भी खास है कि हाल ही में उन्होंने संकेत दिया था कि कोरोना वैक्सीनेशन खत्म होने के बाद CAA के तहत बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया के नियम कानून तय होने का काम शुरू हो सकता है। दोपहर बाद गृह मंत्री ने नामखाना के शमशान काली मंदिर से रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भीड़ देखकर बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। रोड शो के दौरान अमित शाह खुली गाड़ी में पार्टी की राज्य इकाई के नेताओं के साथ थे, जबकि सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ फूल बरसा रही थी। गुरुवार सुबह गृह मंत्री के कार्यक्रम की शुरुआत हुई कोलकाता के रासबिहारी एवेन्यू स्थित भारत सेवाश्रम संघ के दौरे से। अमित शाह ने भारत सेवाश्रम संघ की प्रशंसा की। दोपहर बाद अमित शाह ने गंगा सागर स्थित कपिल मुनि आश्रम का भी दौरा किया। देर शाम वो अरविंदो आश्रम भी गए। अमित शाह ने अपने दौरे से न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार किया, बल्कि विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। एक के बाद एक नेताओं के दौरे से बीजेपी राज्य में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई को और तेज कर रही है। मित्रों, ममता दीदी ने कहा था कि हम मत्स्य न्याय लागू करेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मत्स्य न्याय तो नहीं हुआ, आपकी सिंडिकेट
मछुआरा भाइयों की मछली खा लेती है, उससे कम 10 साल में बचाने का आप काम करती। इन्होंने कुछ महीनों के लिए बहुत सारी योजनाएं डिक्लेयर की, मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब आप सबको कहना चाहता हूं कि इन्होंने इंटीग्रेटेड फिशरी जोन बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। सुंदरबन को अलग जिला बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। झारखली में पर्यटन संरचना बनाने की बात करी थी, नहीं हुआ। और अम्फान के बाद मोदी जी ने जो पैसा भेजा, ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। मैं आज यहां आप सबको कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कर आपका पैसा खाने वाले सारे लोगों को जेल के हवाले करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने 3500 करोड़ रुपया भेजा, मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। मित्रों, ये क्षेत्र के अंदर कई बार चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं। मैं आज यहां कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही जीरो कैजुअलिटी टास्क फोर्स इस क्षेत्र के लिए हम बनाएंगे, जो तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। मित्रों, वनाश्रित लोगों को शहद इकट्ठा करने के लिए भी हम कई सारी योजना लाएंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मेरे कुछ साथियों को याद करना जरूर करता हूं। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है, उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। दक्षिण परगना, 24 परगना, हमारे सुशांत हलदर, डायमंड हार्बर, प्रहलाद विश्वास, पूर्व 24 परगना, सौमित्र घोषाल, मथुरापुर, निर्मल मंडल, दक्षिण 24 परगना, बुबाई धरई, डायमंड हार्बर, देवाशीष मंडल, मथुरापुर, गौतम बात्रा, दक्षिण 24 परगना पूर्व, शकुंतला हरदर। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। और जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं हम लोगों को वोट नहीं डालने देंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप डरने वालों में से हो क्या? जरा जोर से बोलो, डरने वालों में से हो क्या? आप ममता से, गुंडों से डरोगे क्या? मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मित्रों, एक भी गुंडा दिखाई नहीं पड़ेगा। सीतापुर में पुलिस और प्रशासनिक टीम ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने भूमाफिया रमन साहनी गैंग के सक्रिय सदस्य सरोज अवस्थी की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। आपको बता दें कि डीजीपी यूपी के आदेश पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही क्राइम से अर्जित की गई संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसी सिलसिले में गुरुवार को डीएम के आदेश पर पुलिस और अफसरों की एक टीम ने भूमाफिया सरोज अवस्थी की अपराध से अर्जित की गई संपत्ति जब्त की। पुलिस के मुताबिक सरोज अवस्थी भूमाफिया रमन साहनी गैंग का सक्रिय सदस्य है।
सरोज अवस्थी के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आदर्श नगर में एक मकान, उसके बेटे की कार सहित करीब 1.5 करोड़ संपत्ति जब्त की गई। अपराध के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर भूमाफिया रमन साहनी, उसके सहयोगी सरोज अवस्थी को बुधवार को ही 4 साल की सजा हो चुकी है, जबकि एक जमीन के फर्जी बेनामे के आरोप में कोर्ट ने बुधवार को रमन साहनी, सरोज अवस्थी को 4 साल की सजा और 5-5 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। उसके अगले ही दिन सरोज अवस्थी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध से अर्जित की गई उसकी 1.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। आज श्री सरोज अवस्थी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस पर जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा इनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जिसके क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। इनकी भूमि और मकान और गाड़ी कुर्क कर ये तहसीलदार सदर की अभिरक्षा में दिया गया है। कुल संपत्ति कितनी लागत बताई जा रही है? इसकी अनुमानित लागत, अनुमानित मालियत 1 करोड़ 33 लाख आगणित की गई है।